आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद पहुंच सकेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि गंडापुर साहब पूरी तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने गंडासे उठा लिए हैं और उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत हमें बार बार मना कर रही है, लेकिन अब हम मना नहीं हो रहे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज तलब कर ली गई है। अब जो हसास मकामात है वहाँ पे अफवाज पाकिस्तान इस वक्त पहुँच गई है। क्या फ़ौज अलाउ करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इस्लामाबाद के अंदर इस नाजुक वक्त में कोई अफरा तफरी में चाल सके? ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इसके साथ साथ जो आइनी अदालत है, क्या अब बन रही है या नहीं बन रही, और आइनी तरामीम जो है वो अब होंगी या फिर शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद होंगी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बता रहे हैं। और सदर आरफ अलवी साहब का जो ज़ाती क्लिनिक है उसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। मैं इस पर प्रोटेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये पहले सदर हैं जो रिटायरमेंट के बाद बाकायदा अपना बिज़नेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा रुझान है। ये दुरुस्त नहीं है जो गवर्नमेंट ने एक्ट किया है। मैं इस पर एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाऊँगा आज के व्लॉग में। और ईरान और इसराइल की जंग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमने 17 इसराइली फ़ौजियों को कत्ल कर दिया है। क्या ये वाकई कत्ल किया गया है? नहीं किया। और आने वाले दिनों में ये जंग क्या रुख अख्तियार करेगी, आज की ये टॉप स्टोरी होगी। यानी कि हमारा जो व्लॉग होगा, सबसे पहले हम ईरान और इसराइल पे बात करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब मेरा ख्याल है 4.5 लाख होने में हमारे सिर्फ 6,000 लोग बचे हैं। मुझे लगता है कि आज या कल में ये हदफ भी पूरा हो जाएगा। और इसी तरह व्लॉग के आखिर में आपका सवाल, आपका मसला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज की हमारी टॉप स्टोरी, बड़ी स्टोरी जो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिजबुल्लाह के हवाले से, इसराइल के हवाले से, ईरान के हवाले से। मशरिक़ वस्ता के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और लड़ाई दो बदू हो रही है और ज़ोर पकड़ती जा रही है। इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि हिजबुल्लाह दावा कर रही है कि हमने 17 सोल्जर्स मार दिए हैं इस वक्त इसराइल के। और इसराइल इस वक्त क्या कर रही है किसी को नहीं मालूम। इसराइल ज़रा खामोश बैठा है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। जिस तरह से ईरान बहुत तरह से खामोश था और अचानक उसने बहुत बड़ा अटैक कर दिया, इसी तरह से ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा ना हो, ये भी एहसास किया जा रहा है। ये पूरी स्टोरी क्या है ये डिटेल से बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। अब ईरान और इसराइल के दरमियान एक चीज़ है जिसको देखना बड़ा ज़रूरी है। ईरान, पहली बात तो ये है कि 4000 साल से ईरान लड़ रहा है, लिहाजा उनका जो डीएनए है ईरानियों का, वो वॉरियर्स का डीएनए, वो लड़ते रहते हैं। आप देख लें, ज़्यादा दूर ना जाएं। आप जब शाह की हुकूमत थी तो उससे पहले शाह जो था वो पुराने शाह के साथ लड़ रहा था, और उसके बाद फिर उनकी गवर्नमेंट आ गई तो शाह और अवाम ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे इनकलाब आ गया। जब इनकलाब आया, इमाम खमैनी साहब का इनकलाब आया, तो उसके बाद इनकलाब आने के बाद उन्होंने इराक़ के साथ जंग छेड़ दी और इराक़ के साथ 10 साल लड़ते रहे। और उसके बाद जब वो जंग ख़त्म हुई तो फिर उन्होंने हमास की शक्ल में, हिजबुल्लाह की शक्ल में उन्होंने सेंट्रल एशिया के अंदर जंगें शुरू कर दी। वहाँ पे इसराइल के दाएँ बाएँ जितने मुल्क थे वहाँ पे उन्होंने अपने रूट्स बना के वहाँ पे छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो पिछले 10-12 साल से ईरान के अंदर तो बहुत, आप ये समझ लें कि अमन है, वहाँ पे कोई जंग नहीं चल रही, लेकिन वो जंग को बाहर ले गए। तो जो ईरानी है उनका डीएनए है कि वो एक लंबी जंग लड़ने के माहिर है। तो अगर ये जंग हुई इसराइल के साथ तो ईरान उसे चाहेगा कि ये ज़रा लंबा चले, क्योंकि जिस तरह सद्दाम हुसैन को उन्होंने खोखला कर दिया था, इराक़ को खोखला कर दिया था 10 सालों में, इस तरह वो चाहेंगे कि इसराइल को खोखला कर दिया जाए, वो ज़्यादा रजिस्ट ना कर सके। दूसरी साइड पे जो इसराइल है उसकी आबादी बहुत कम है, 93 लाख उनकी आबादी है, करोड़ भी आबादी नहीं है। रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो बैकबोन है वो अमेरिका है। अब सवाल ये है कि अमेरिका कितनी देर तक इसराइल को रजिस्ट कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है। और जो इसराइली हैं वो बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबी जंग जो है वो उसको पसंद नहीं करते। तो क्या वो इतनी लंबी जंग चला सकेंगे और अमेरिका कितनी देर तक इसराइल को सपोर्ट कर सकेगा? ये चीज़ बड़ी अहम है, ये याद रखें। दूसरा, वहाँ अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्शंस जो हैं नवंबर के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। वो सारी गवर्नमेंट, सारा सिस्टम जो है इलेक्शंस के अंदर उलझा हुआ है इस वक्त। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह इसराइल को इस वक्त कोई आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर सके। और अगर वहाँ पे इलेक्शंस हो जाते हैं और ट्रंप आ जाते हैं तो फिर भी सूरत बदल जाएगी। अगर ट्रंप हार जाता है तब भी एक सूरत तब्दील हो जाएगी वहाँ पे। तो अब पूरी दुनिया, अमेरिकन स्टेट और इसके साथ साथ जो यूरोप है और ईरान है, वो सब अमेरिकन जो इलेक्शंस है उनकी तरफ देख रही हैं कि जब इलेक्शंस के रिजल्ट निकलेंगे फिर फैसला होगा कि इस जंग ने कहाँ तक जाना है। और इसके साथ साथ इसराइल भी नहीं चाहता
कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले हमको बड़ी जंग छेड़ सकें, क्योंकि अगर ये जंग लंबी हो जाती है तो इसराइल को नुकसान है। इसराइल को सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि वो फौरी तौर पे बड़े अटैक्स करके ईरान को मुकम्मल तौर पे डिमोलिश कर दे। लेकिन अब सवाल ये कि इतना बड़ा मुल्क है, आप उसकी सरहदें देख लें, पूरी सेंट्रल एशिया के साथ हैं, रशिया के साथ हैं, और दो तो समंदर उनको लगते हैं। तो इतना बड़ा मुल्क जो है उसको क्या इसराइल उसके पास इतना पोटेंशियल है कि टोटल मस्मार कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 शहरों में आप बम गिरा लेंगे, या 1-2 करोड़ लोग भी अगर आप मार दें तब भी उनके पास 9 करोड़ की आबादी है, जो किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे वो वहाँ पे कोई फसाद फैला सके। फिर जो एक शिया सेक्ट है वो सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है, वो हर मुल्क के अंदर है, और वहाँ पे इसराइल को ठीक ठाक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा ये भी ज़हन में रखें कि ईरान के अंदर आयल है, तेल है, और अगर आप उनके तेल के कुओं को आग लगाते हैं तो इस वक्त बड़ी मुश्किल से पेट्रोल की कीमत जो दुनिया के अंदर है वो $70 $75 तक पहुँची है। और जो ही वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटी होगी तो पेट्रोल की कीमत जो है $150 को क्रॉस कर जाएगी। जब $150 को क्रॉस करेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यहूदी कंपनियों को होगा, क्योंकि इनकी जितनी भी कंपनीज़ हैं उसके अंदर आयल इस्तेमाल होता है, तेल इस्तेमाल होता है। फिर जो पूरा वेस्ट है, अमेरिका है, वो क्रैश होकर रह जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी जो उन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होगी। तो ये बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें हैं जिनको दुनिया इस वक्त देख रही है। ईरान ने दूसरी तरफ मुकम्मल तैयारी कर ली है, बल्कि ईरानी एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर है उन्होंने एक दानश्वर से आज कहा था कि जब इस्माइल हानिया के ऊपर हमला किया था तेहरान के अंदर तो उस वक्त हम उसका बदला लेना चाहते थे, लेकिन हमें मिस्र ने, कतर ने और उसके साथ अमेरिका ने समझाया था कि आप बिल्कुल खामोश रहें, हम आपका जो मुकदमा है वो पेश करेंगे और आप जंग की तरफ ना जाए। और हम उनके झांसे में आ गए, और उसका हमें नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिजबुल्लाह को उड़ा दिया, फिर उन्होंने हमास को उड़ा दिया, और अब ये आयतुल्लाह खामनाई जो है उनके ऊपर उनको टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इस बार हम किसी के झांसे में नहीं आएंगे, और हमने बदला लिया है इस्माइल हानिया का, और हम मज़ीद बदला लेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने हिजबुल्लाह को नए असलहा दे दिया, नए वहाँ पे लोग पहुँच गए। अल कुद्स ब्रिगेड है उनका जो वहाँ पे काम कर रहा है, उसके नए जवान वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने इसराइल के साथ दो बदू लड़ाई शुरू कर दी है। तो आज हिजबुल्लाह ने ये ऐलान किया है कि हमने ये 17 इसराइली फ़ौजी जो हैं उनको मार दिया। 8 कल थे और इस वक्त 20,000 जो इसराइली फ़ौजी हैं वो इस वक्त लेबनान की जो सरहद है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो उनको वो अब टारगेट कर रहे हैं। तो हिजबुल्लाह ने बाकायदा इसराइल के अंदर घुस के उनको मारना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पे सूरत ख़राब है, और अगर ये जंग हुई तो ईरान की पूरी कोशिश होगी कि इसको लंबा किया जाए, और जो इसराइल है उसकी कोशिश होगी कि शॉर्ट टर्म हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जंग रहेगी नहीं। और इससे पहले मैं क्योंकि बार बार आपको बता रहा हूँ कि किसी वक्त भी ईरान जो है अपने आप को एटमी पावर डिक्लेयर कर सकता है, और अगर उसने एटमी पावर डिक्लेयर कर दिया तो सारी हैयत फिर चेंज हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप एक एटॉमिक पावर जो है उसको इस तरह छेड़छाड़ लें, क्योंकि उसे पाबंदियों को तो पहले ही डर नहीं है, वो ऑलरेडी सैंक्शंस में है और उसमें उसने सर्वाइव भी कर लिया। ठीक है, आप चलते हैं नाजरीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ, पाकिस्तान पे वापस आते हैं। जी, खान साहब ने कहा है जी कि कुर्बानी का वक्त आ गया, अब बाहर निकलें, नहीं तो ये लोग आपको चूंटियों की तरह मसल देंगे। अब ये खान साहब का बयान है, और ये बयान क्यों है? ताकि जी उनके लोग बाहर आए, एहतजाज में शरीक हों। यकीनन ये नज़र आ रहा है कि लोग शरीक नहीं हो रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, इसलिए खान साहब को बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। आज एक बहुत बड़ा जी दोबारा एहतजाज होने जा रहा है, और उन्होंने ऐलान किया हम डी चौक पहुँचेंगे। और डी चौक पहुँचने के नुकसानात क्या हो सकते हैं? एक तो PTI को तो नुकसान होगा ही होगा, रस्ते में उन्हें रोका जाएगा। दूसरी साइड पर स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान है कि इंटरनेशनल गेस्ट कुछ आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, तो पाकिस्तान इस तरह से कैसे सर्वाइव करेगा जब हमारे अंदर की लड़ाइयाँ बाहर के लोग देख के जाएंगे? तो ये पूरी स्टोरी लेके जाते हैं चौधरी साहब की तरफ। और चौधरी साहब, हमारा आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन ये है, क्या डी चौक गवर्नमेंट इन्हें पहुंचने देगी? मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट पहुंचने देगी। गंडापुर साहब ने पूरा गंडासा कसा हुआ है, और वो बड़ी तेज़ी से आज निकलेंगे, और उसके बाद उनकी कोशिश है कि वो इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन इस्लामाबाद अब फ़ौज के हवाले कर दिया गया। यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान के दस्ते आ चुके हैं, और रेंजर्स जो है वो भी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मौजूद है। रुकावटें बहुत ज़्यादा खड़ी कर दी गई हैं इस्लामाबाद के अंदर भी और इस्लामाबाद के बाहर भी, और इस बार स्टेट बड़ी सीधी हुई है। जैसे कि कल वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे, और यहाँ पे हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, इन मेहमानों की मौजूदगी में हम किसी तरह भी अलाउ नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे आकर फसाद फैला सकें। गंडापुर साहब को कल रात एंगेज करने की बार बार कोशिश की जाती रही, गवर्नमेंट ने उनको बहुत कायल किया, वफाकी गवर्नमेंट ने। लेकिन इमरान खान साहब ने गंडापुर को पहले से ये वार्निंग दे रखी थी कि आपके पास गवर्नमेंट आएगी, और हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट भी आपके पास आए और आपसे कहे कि जो आप इसको कॉल ऑफ कर दें।
और हम ये जो तरमीमी पैकेज है उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तैयार हो गई है तरमीमी बिल को आगे शिफ्ट करने की, कि वो चाहते हैं शंघाई ताउन तंजीम के जो इजलास है उसके बाद इसके ऊपर डिबेट करवा ली जाए, वोटिंग करवा ली जाए 15-16 के बाद। हाँ, गवर्नमेंट तैयार है 17 तारीख तक के लिए। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि इस झांसे में नहीं आना, आपने हर सूरत डी चौक में पहुंचना है, क्योंकि यही वक्त है कि जब हम डेंट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये वक्त लूज़ हो गया तो फिर हम डेंट नहीं डाल सकेंगे, स्टेट को हम बो डाउन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे है और जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके गेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि उस वक्त एक मैस क्रिएट हो, तो इमरान खान साहब उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लिहाजा गंडापुर साहब ने कल रात, मेरी इतला तो ये है कि इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी जो कुछ भी होगा रेड जोन के अंदर पहुंच के होगा, और अगर आप वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट करते भी हैं, हमारे साथ एग्रीमेंट करते भी हैं, तो वहाँ पहुँच के होगा, इससे पहले कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्रेनें भी उठा ली हुई हैं, उन्होंने बुलडोज़र्स भी ले लिए हुए हैं, और एक ख़ास दस्ता वो कह रहे हैं, पता नहीं, शायद मेरा ख्याल ये है कि ट्राइबल जो मुजाहिदीन हैं या ट्राइबल लोग हैं जो उनका एक दस्ता उन्होंने तैयार किया हुआ है, पीटीआई की अल-कुद्स फोर्स तो उसको लेके मेरा ख्याल है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले धमकी भी दी थी कि सारे ट्राइबल लॉर्ड्स हमारे साथ हैं और ये जानसार किस्म के लोग हैं, हम उनको लेके आएंगे। तो साथ उन्होंने कहा कि ख़ास दस्ता है जिससे मैं लेके आऊँगा। तो ख़ास दस्ता मेरा ख्याल है ट्राइबल लोग जो हैं उनको उन्होंने पगड़ियाँ पहना के उनके हाथ में असला दे दिया और कहा कि चलो हमारे साथ, तो वो भी आ जा रहे हैं। तो वो पूरी कोशिश करेंगे गंडापुर साहब, लेकिन स्टेट की अरेंजमेंट ये है कि उनकी जो मूवमेंट है उसको स्लो कर दिया जाए ताकि वो टाइम पे इस्लामाबाद पहुंच ना सके। तो मोटरवे के ऊपर मोटरवे को बंद कर दिया गया और जीटी रोड को बंद कर देगी गवर्नमेंट, और गंडापुर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो क्रेनों के ज़रिए वो कंटेनर्स को साइड पे करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन यूँ ही वो पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे फिर उसके बाद उनके लिए मसाइल पैदा होते जाएंगे। उन्होंने गंडापुर साहब ने क्रेनों का बंदोबस्त कर लिया है और खाने का बंदोबस्त करके ले आ रहे हैं। दूसरी साइड पे रियासत जो है वो उसने शेलिंग का बंदोबस्त कर लिया। उन्होंने ऐसे ऐसे खौफनाक किस्म के आंसू गैस के शेल्स ख़रीद लिए हुए हैं कि जिनको चलाया जाएगा तो लग समझ आएगी। तो वो मेरा ख्याल है एक खौफनाक ही होगा उनके लिए। और साथ साथ मीडिया जो है ज़ाहिर है वो कवरेज तो इसकी करेगा नहीं, और हो सकता है सोशल मीडिया जो है उसको भी स्लो कर दिया जाए, इंटरनेट स्लो हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो स्लो डाउन हो जाए व्हाट्सएप, और उसके बाद कोई किसी किस्म के क्लिप्स जो हैं वो वायरल ना हो सके, शेयर ही नहीं हो सकेंगे। जब शेयर नहीं हो सकेंगे, वायरल नहीं हो सकेंगे, तो ये पता नहीं चल सकेगा कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर पीस रखना अब बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं रखा जाएगा तो फिर वाकई जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, पाकिस्तान का इमेज बड़ा ख़राब हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या रियासत इमरान खान साहब को इंगेज करेगी? मेरा ख्याल कि रियासत इंगेज करेगी, क्योंकि ये समझती है कि इमरान खान उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अगर रियासत एक बार ब्लैकमेल होगी तो उसके बाद मुसलसल होती रहेगी। ठीक है। इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि रियासत उनके सामने बैठे और बैठ के उनसे वादा करे कि जी हम आपको छोड़ रहे हैं और आपको सियासत करने का मौका दे रहे हैं और आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सियासत करें वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को ज़ाहिर है रियासत कभी तस्लीम नहीं करेगी। तो जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन ये होता है या वो फतह करे या फिर वो फतह हो जाए। इसके अलावा दरमियान का कोई ऑप्शन नहीं है। या तो फिर इमरान खान साहब वाकई 2 करोड़ लोग ले आएँ और उसके बाद हर चीज़ को तहस नहस करके नया पाकिस्तान बना लें, और अगर वो ये नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली फिर उन्हें पसपा ही होना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आज रियासत मौका देगी अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो यहाँ आके इस्लामाबाद के अंदर को फसाद बर्पा कर सकें। ठीक है जो साहब, एक बड़ा डेंजरस सिनेरियो क्रिएट हुआ है। पिछली दफ़ा गंडापुर साहब ने धमकी दी है, उन्होंने कहा है जी कि अगर हम पे गोली चली तो हम जवाब देंगे। गोली तो लास्ट टाइम भी हमें को चलती हुई नज़र नहीं आई, लेकिन प्रोपेगेंडा एक ज़रूर हुआ था। बात ज़रूर ये की गई थी पीटीआई वाली साइड से। आपको पीटीआई की साइड से या स्टेट की साइड से गोली चलती नज़र आ रही है? नहीं, गोली चलती हुई नज़र नहीं, स्टेट की तरफ से तो बिल्कुल नहीं होगा ये, और ज़्यादा अगर फायरिंग होगी तो रबड़ बुलेट्स की फायरिंग होगी। लेकिन गंडापुर साहब के रेफरेंस से वाड़ा साहब ये कह रहे हैं, फैसल वाड़ा साहब के मेरे पास कोई पैगामात हैं, मैं अगर वो स्क्रीन शॉट्स दिखा दूँ तो पूरा पाकिस्तान हिल कर रह जाएगा। उनका ये कहना है कि ये लाशें गिराना चाहते हैं और इन्होंने बंदोबस्त ये किया हुआ है कि अपनी तरफ से ही लोग मार के उनकी लाशें ना कहीं उठा लें। तो गंडापुर साहब के बारे में फैसल वाड़ा साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गंडापुर साहब इतने रूथलेस होंगे कि अपने लोगों को मार के और उनकी लाशें उठा के वो फिरते रहें। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि फैसल वाड़ा साहब को शायद गलती
होगी उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर इस लेवल तक नहीं जाता और ना अपने ही लोगों को उनको लाशों में तब्दील करके उनको उठा के फिरता रहे। ठीक है, और स्टेट पे भी फायर नहीं होगा। स्टेट मेरा नहीं ख्याल के, देखिए ना, रेंजर्स को या अफवाज पाकिस्तान के ऊपर फायर करने का क्या मतलब होगा। फिर उसके बाद खुद गंडापुर साहब को अंदाज़ा है इसका कि क्या बनेगा। उस लेवल तक मेरा नहीं ख्याल गंडापुर साहब जाएं। ठीक है जी। अच्छा, वैसे गंडापुर साहब ने खुद बार बार कह रहे हैं कि 2 दिन भी लग गए तो मैं पहुंचूंगा। मेरा ख्याल है उनका अपना प्रोग्राम यही है कि 2 दिनों में पहुंचे वो। अब जी आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि 63A का फैसला आता है, और अब ऐसे लग रहा है जी कि आईनी अदालत जो आईनी तरमीम के थ्रू होने जा रही है वो यकीनी नज़र आ रही है, और गवर्नमेंट साफ जीतती हुई नज़र आ रही है और पीटीआई की पसपाई नज़र आ रही है। क्वेश्चन हमारे बनते हैं जी सिंपली 2, क्या पीटीआई का जवाल शुरू हो चुका है? और नंबर 2 क्वेश्चन ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हुकूमत जीत चुकी है? अब अली जफ़र साहब का भी आप रेफरेंस है ना, अली जफ़र साहब एक ऐसे ज़बरदस्त वकील हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें वकील किया, इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, इमरान खान साहब ने कहा कि बाईकाट कर देना है, उन्होंने अदालत का बाईकाट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो बेंच है ये लीगल ही नहीं है, हम इसे आईनी ही नहीं मानते, लिहाजा मैं इसका बाईकाट कर रहा हूँ। बाईकाट कर दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अदालती मामून बने, हमारी मामनत करें, तो उन्होंने ये नया ओहदा कबूल कर लिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक बंदा ये कहता है कि मेरा वुज़ू नहीं है, लिहाजा मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, अलबत्ता मैं आपकी जमात करवा सकता हूँ। तो अली जफ़र साहब ने ये किया है, उन्होंने अपने क्लाइंट को साइड पर रख के उन्होंने अदालत का मामून बन के, उनका असिस्टेंट बन के उन्होंने अदालत का दिल मोह लिया, जिस पे काजी फायज़ ईसा साहब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की कि आप बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। अब पार्टी जो बड़ी हैरान है इस बात पे कि ये अजीबोगरीब सा फैसला है कि आपने हमारी तरफ से बाईकाट कर दिया और साथ ही आप अदालत के साथ खड़े हो गए। तो अब ये फैसला जब भी कोर्ट होगा तो उसके साथ ये बताया जाएगा कि अली जफ़र साहब जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने अदालत की मामनत की। तो अचानक उन्होंने, ये ऐसा है जैसे रेफरी होता है ना जी, गैर आईनी बेंच की मामला। हाँ, गैर आईनी बेंच की मामला जिसको वो तस्लीम नहीं कर रहे, और ये कह रहे थे कि 2 रुकनी जजिस कमेटी ने ये फैसला किया था इस बेंच को बनाने का, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। तो ये मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है, गैर कानूनी है। लेकिन फिर उसकी मामनत भी की और उस मामनत के जवाब में या नतीजे में ये फैसला भी हो गया। तो सलाम है अली जफ़र साहब को, और पूरी पार्टी इस वक्त सलाम कर रही है उनको कि उन्होंने किया क्या। बहरहाल ज़ाहिर है वो वकील है, उन्होंने वकालत भी बचानी है, उनका रोज़ी रोटी है, बजाय इसके कि अदालत उनके ऊपर पाबंदी लगा देती है और बिल्कुल बेरोज़गार हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पैसे भी नहीं देने उनको, ना फीस दे रहे हैं और दौड़ा ज़्यादा रहे हैं। तो अली जफ़र साहब ने मेरे ख्याल अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपनी पार्टी बदल ली। बहरहाल जी ये आईनी अदालत जो है वो बननी है, क्योंकि उसकी वजह ये इसके बगैर गुजारा नहीं है, किसी का भी गुजारा नहीं है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने मौलाना को भी तैयार कर लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी उसकी हमायत कर रहे हैं, साथ गवर्नमेंट वैसे तैयार बैठी हुई है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि पूरी आईनी तरामीम हो जाए, जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब राज़ी नहीं हो रहे, बिलावल भुट्टो भी राज़ी नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ें। तो मेरा ख्याल है आईनी अदालत का जो फैसला बड़ी जल्दी हो जाएगा, और अगर मौलाना तस्लीम कर बैठे तो फिर हो सकता है पूरी तरामीम ही हो जाए, फिर ये सिनेरियो बदल जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी एडवाइस की है कि आप पहले शंघाई तावन तंजीम का इजलास होने दें और उसके बाद आप जाके इसका फ़ैसला करें। मुझे यूँ लगता है कि गवर्नमेंट इस पर राज़ी हो जाएगी, और गवर्नमेंट ये चाहेगी कि ये जो तरमीम है ये 17 अक्टूबर को हो, क्योंकि जब गेस्ट चले जाएंगे उसके बाद फिर 17 अक्टूबर को उससे पहले इजलास तलब कर लिए जाएंगे, और इजलास तो वैसे भी होते रहेंगे इस दौरान। और उसके बाद फिर फौरी तौर पे गवर्नमेंट की कुछ एक पूरी विंग बैठी हुई है जो इस काम पे लगी हुई है, तो वो 17 तारीख को टेंडर करके या 18 तारीख को टेंडर करके बिल जो है वो पास करवा लेंगे, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी राज़ी किया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को भी राज़ी वैसे कर चुके हैं वो, और वो भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, और उसके बाद ये तरमीम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है उनके पास टाइम बड़ा कम बचेगा, और अगर ये तरमीम नहीं पास होती या कोई और गड़बड़ हो जाती है तो काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, ऐसा ही है ना जी? बिल्कुल। लेकिन उसका हल है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अगर आईनी अदालत बनती है और काजी साहब रिटायर भी हो जाते हैं तो तब भी उनको आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। काजी साहब के लिए तो सबसे आइडियल जो चीज़ है वो यही है कि इनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन दे दी जाए, जिस पे ज़ाहिर मौलाना नहीं मान रहे कि हम एक्सटेंशन दें। अब मौलाना क्योंकि नहीं मान रहे तो फिर एक्सटेंशन का सवाल तो नहीं पैदा होता, लेकिन इन्हें आईनी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। जब बनाया जाएगा तो अपनी मर्ज़ी के जजेस लेके आएंगे, और ये सारे केसेस जो हैं वो फौरी तौर पर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये काम जो काजी फायज़ ईसा साहब की मौजूदगी में किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो वहाँ से हट के और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो हो सकता है वो यहाँ पे फुल कोर्ट बुला के
ये जो तरमीम है या तरमीमी पैकेज है उसके खिलाफ स्टे आर्डर जारी कर दें, जिसका ज़ाहिर गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि 17-18 तारीख को ये हो जाए और उसके बाद फौरी तौर पे उसके ऊपर सदर साहब के दस्तखत हो के ये कानून पास हो जाए, ये तरमीम पास हो जाए या तरमीमी पैकेज जो है वो पास हो जाए और उसके बाद जो सिनेरियो वो तब्दील हो जाए। ठीक है। अच्छा साहब, 63A का फैसला मेन किरदार अदा करेगा और अब आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट वो करने में कामयाब हो जाएगी जो वो चाह रहे हैं? जी यकीनन। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 21-22 लोग हैं जिनके साथ ये राब्ते में इनको तोड़ लेंगे। जब इन्होंने तोड़ लिया तो फिर 2/3 मेजॉरिटी बन जाएगी इनके। ठीक हो गया। और मौलाना की ज़रूरत शायद ना रहे। मौलाना की ज़रूरत सेनेट के अंदर होगी, क्योंकि सेनेट में मौलाना और अख्तर मैंगल साहब के बगैर ये तरमीम वहाँ से पास नहीं हो सकती। तो अख्तर मैंगल साहब के कुछ मुतालबात भी गवर्नमेंट मान रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुतालबात जो हैं वो भी माने जाएंगे और मौलाना को राज़ी किया जाएगा। और अगर मौलाना राज़ी नहीं होते तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह इनके सेनेटर भी गायब हो जाएं। ठीक है, क्योंकि लगे असर है कि शंघाई ताउन के बाद अब मौलाना का ताउन चाहिए होगा गवर्नमेंट को। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। आरिफ अलवी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, जो कि एक डेंटिस्ट भी हैं और बहुत अच्छी बात है कि एक प्रोफेशनल बंदा यहाँ तक पहुँचता है सदर पाकिस्तान के ओहदे से, वो फारिग होते हैं और दोबारा जाके अपना डेंटल क्लिनिक स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह की मिसालें पाकिस्तान में अमूमन नहीं मिलती कि इतने बड़े ओहदे से रिटायर होने के बाद कोई अपने काम पे जाना पसंद नहीं कर रहा होता। उनके क्लिनिक के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है जी, वो पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, जो आरिफ अलवी साहब है उनसे लाख आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट या पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि जब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना क्लिनिक दोबारा खोला और वहाँ पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। वैसे तो उनका बेटा उस क्लिनिक को चला रहा था, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि वो जाके अपना काम वो करें जिसकी उन्होंने ट्रेनिंग ली। तो 5 साल के वक्फे के बाद दोबारा उन्होंने लोगों के दांत साफ़ करने, दांत निकालने शुरू किए। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात है और ये वो रवायत है जो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर या जापान के अंदर होती है। सियासतदान आता है, ओहदे के ऊपर फाइज रहता है, उसके बाद रिटायर होता है, दोबारा जाके अपने काम करता है। बल्कि अमेरिका के अंदर तो जो मिनिस्टर्स बनते हैं, जो सेक्रेटरीज जिनको कहा जाता है, वो यूनिवर्सिटी से आते हैं और उसके बाद जब वो वहाँ से रिटायर होते हैं 4 साल के बाद, तो दोबारा यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर होते हैं, जाके पढ़ा रहे होते हैं और या फिर अपनी जो कंपनी होती है उसको रन कर रहे होते हैं, उसके CEO बन जाते हैं, जाके फिर वहाँ पे काम करते हैं। पाकिस्तान में ये मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब पहले सदर हैं जो बाद में जाके अपना वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले कर रहे थे। तो ज़ाहिर है उनके बयानात बार बार आ रहे थे। कल भी उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब अगर ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है रिटायरमेंट के बाद अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो बड़ी बात है। यानी उन्होंने उनको धमकी लगा दी कि जब आप रिटायर होंगे तो हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो इस टाइप के बयानात वो देते रहे। तो मेरा ख्याल है उसका नतीजा ये निकला कि उनका क्लिनिक सील कर दिया कल गवर्नमेंट ने। मेरा ख्याल है ज़्यादती है। एक आदमी का रोज़गार जो है वो नहीं छीनना चाहिए। आपके उससे इख्तलाफ हो सकते हैं, आप उनको बुरा भला कह सकते हैं, आप उनके जो आइडियालॉजी है, उनकी फ़िलासफ़ी है, उसके साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका रोज़गार छीनना ये बड़ी ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को यह नहीं करना चाहिए। वो सदर पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कमांडर रहे हैं तमाम अफवाज पाकिस्तान के और उनको पाकिस्तान की तमाम अफवाज के सरबराह सल्यूट करते रहें और वह 14 अगस्त का जो फंक्शन होता तो उसको लीड करते रहें और उसके बाद उस शख्स के साथ ये होना मेरा ख्याल है ज़्यादती, स्टेट को ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हाईएस्ट लेवल से मेरा ख्याल को ऐसा एक्शन होना चाहिए कि इमीडिएटली डीसील किया जाए। उनको मौका मिलना चाहिए को अपना रोज़गार जारी रख सकें। ठीक है चौधरी साहब, अब हमारे पास एक मसला और एक सवाल आ चुका है जी। अब हैदर मुश्ताक साहब का मसला है। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है। इसके हवाले से बात करें। अब देखिए, कीमतें तो बढ़ेंगी, उसकी वजह ये इम्पोर्ट्स जब होगी चीज़ें, तो जब इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा, जब डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, जब बाहर चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो पाकिस्तान के अंदर भी महंगी होंगी। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं दवाई के मामले में, या आपको दवाई ना मिले या फिर आपको महंगी मिले, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट करके और महंगा यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उसको सस्ता नहीं बेचा जा सकता। और दवाई एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। तो मेरा ख्याल है या तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं और दूसरा ये है कि आप बीमारी से बचने की कोशिश करें। बीमारी वैसे तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होता है, लेकिन इस अज़ाब को आप बहुत सारे मामलात में टाल भी सकते हैं। सिर्फ अपनी फूड चेंज करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और आप सेहतमंद रह सकते हैं। एक्सरसाइज करें, कम खुराक खाएँ, ज़्यादा नींद लें, स्ट्रेस से बचें, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप डॉक्टरों से और बीमारियों से और दवाइयों से बच जाएंगे।
लेकिन अब अगर मजबूरी है दवाई खाना तो फिर उसके लिए एक ही तरीका है कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नमेंट के दरवाजे पर जितनी चाहे टकरे मार लें, गवर्नमेंट इन चीज़ों को सस्ता नहीं कर सकेगी। अच्छा जो साहब, मैं इस पर क्रॉस क्वेश्चन मैं खुद आपसे करना चाहता हूँ। प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट जो पाकिस्तान में है, चाहे दवाइयों की प्राइसेस हों या किसी भी चीज़ की प्राइसेस हों, आप उससे मुतमईन हैं? नहीं, वो सिस्टम नहीं है, सिस्टम तो बिल्कुल ख़राब है, सिस्टम तो है ही नहीं, बल्कि वो अपने लोग खुद तैनात करवा देते हैं जो माफियाज़ हैं, ताकि वो इनके मफादात का ख्याल रख सकें। तो हर जगह पे ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब चलते हैं जो साहब हमारे सवाल की तरफ। जी, अबुल हसन साहब ने क्वेश्चन किया जी, क्वेश्चन बड़ा मतलब उनका टेक्निकल है। वो कहते हैं जी 200 मिसाइल फायर किए हैं ईरान ने, ठीक है, क्या कोई बता सकता है कितना नुकसान हुआ? नहीं, उसका कोई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसराइल ने अपना मीडिया कंट्रोल रखा हुआ है, उन्होंने कोई खबर वहाँ से निकलने नहीं दी। अब जो सोर्सेज हैं वो ईरान के सोर्सेज हैं, उनको रिलायबल नहीं कहा जा सकता। जब एक मुल्क अफेंस करता है तो वो बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, तो कोई इंडिपेंडेंट हमारे पास सोर्स ऐसा नहीं है जो ये बता सके कि वहाँ पे कितना नुकसान हो। रियलिटी तो ये है, सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। कोई स्पेकुलेशंस ईरान की तरफ से आ रही हैं, कुछ इसराइल की तरफ से आ रही हैं। इसराइल ये दावा कर रहा है जी कि किसी को उसने डैमेज नहीं किया, एक आदमी मर गया है, लेकिन उसकी मौत की वजह भी ये मिसाइल नहीं है, बल्कि उनका ये क्लेम है कि जो 198 या 200 के करीब जो मिसाइल आए थे, कुछ कहते हैं 180 हैं, कोई कहते हैं 198, कोई कहते हैं 200, उनको रास्ते से ही उड़ा दिया गया था और उसमें अमेरिकन से बड़ा मेन किरदार अदा किया उन्होंने। उनका यूँ ही वो फ्लाई कर रहे थे तो साथ ही उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल के साथ उड़ा दिया फिजा। हमने तो गिरते देखे हैं मिसाइल और मौजूद है। हाँ जी, और उसमें से, लेकिन उसके बारे में भी कुछ लोगों का कहना ये कि ईरान ने मैनिपुलेट किया हुआ है, वो ऐसे ही बना के उन्होंने रिलीज़ कर दिया जबकि कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। तो अब इसके ऊपर स्पेकुलेशंस हैं, ईरान की तरफ से भी इसराइल की तरफ से भी, कोई हतमी तौर पे कहा नहीं जा सकता। ईरान ने हार्ड टारगेट्स हिट किए हैं, ये जानबूझ के सिर्फ पैगाम देने के लिए साइड पे पहले सॉफ्ट टारगेट, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये ठीक नहीं होता कि अगर आप पहले ही को आबादी के ऊपर हमला कर देते हैं या कोई एटॉमिक रिएक्टर उड़ा देते हैं उनका, या आप उनके डिफेंस के इंस्टॉलेशन जो है उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो ये एक्सट्रीम इफेक्ट है, एक एक्सट्रीम कदम है जो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान या कोई भी मुल्क उठाएगा। तो पहले बस उन्होंने मेरा ख्याल एक वार्निंग शॉट चलाई है कि जनाब ये हमारे पास है और हम ये कर सकते हैं, हम आप तक पहुँच सकते हैं, बस इतना उसका मैसेज था। इसके अलावा कोई डैमेज करना या कोई नुकसान पहुँचाना मकसद नहीं था। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।